संदेश झूठ से हटके। ये अप्रैल में सर्वे आया था CSDS का, और उसमें 52% लोग महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा मान रहे थे। तो पिछले 2019 में भी चुनाव से पहले CSDS का सर्वे देख लीजिए, तो उसमें और अब में करीब 14% का फासला था जो लोग महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे थे। मैं इसी 14% को महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा हमेशा ही रहा है, लेकिन इस बार 14% बढ़ जाना, 52% का होना, ये बता रहा है कि ये मुद्दा गंभीर है। लेकिन हमारे सारे सर्वेयर्स ने, आलोचकों ने, जो भी विश्लेषण करता है, उन लोगों ने इस मुद्दे को ट्रेडिशनली मुद्दा मान करके इग्नोर किया कि वोट में ये काम नहीं आते हैं। तो इसका चौंकाने वाला नतीजा जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार बेरोजगारी में सबसे बड़ा फैक्टर अग्निवीर का मुद्दा बना। पेपर लीक भी है, लेकिन अग्निवीर की दिशा तय है। पेपर लीक तो डिफरेंट गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन अग्निवीर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की अचीवमेंट है या डिसअचीवमेंट है। तो अग्निवीर को लेकर के सारे कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के विरोध में युवाओं में एक गुस्सा दिखा है। दूसरा जो फर्क आया वो आया कि देश का और खास करके उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज का समर्थक वर्ग है, उन लोगों ने तय किया कि इस बार हम संविधान बचाने के लिए मायावती जी का साथ छोड़ेंगे और राहुल गांधी जहां खड़े हैं, कांग्रेस जहां खड़ी है, वहां वोट करेंगे, भले ही हमें समाजवादी पार्टी को क्यों ना वोट देना पड़े। आमतौर पर समाजवादी पार्टी को मायावती जी का वोट बैंक वोट ट्रांसफर नहीं करता है। एसपी बीएसपी के गठबंधन के समय में भी 2019 का सेटबैक यही था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। इस बार के चुनाव में ये वोट बिना गठबंधन किए हुए ट्रांसफर हो गए। ताज्जुब की बात यह है कि बीएसपी से कोई अलायंस नहीं है, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो गया इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ये है बदलावकारी पॉइंट उत्तर प्रदेश की सियासत में, और यही फैक्टर महाराष्ट्र में भी असर करता दिखा है कि दलितों के का जो पूरा वोट बैंक है वो अंबेडकर जी के साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उनका साथ छोड़ गया, वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, या दूसरे और लोग जो दलित सियासत करते हैं। तो पूरे देश के दलित वोटर्स, इसके बाद मुस्लिम वोटर्स और वो अति पिछड़ा वर्ग जो कि संविधान बदलने और उसके खतरों को अपने ऊपर देख रहा था, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ वोट किया है। और ये अब अंदाज वाली बात नहीं रही। 6 चरण के चुनाव आए, गॉसिप में, चर्चा में, कहीं से आप पूछिए तो वहां से जो आपको जानकारी मिलती है वो इस बात की तस्दीक करती है कि ये वोट इकट्ठे इंडिया गठबंधन को पड़ा है। अब जो बात आ रही थी कि खुफिया विभाग को जानकारी मिल जाती है, ऐसे भी 6 चरण हो गए हैं, तो एग्जिट पोल तो हर सर्वेयर के पास होगा 6 चरणों का। एग्जिट पोल मतलब तुरंत चुनाव के बाद का पोल, तो उसके नतीजे तो उनके पास हैं ही, लेकिन बोलने में आज भी सर्वेयर ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। इसका एक कारण, एक जायज कारण भी मानता हूँ, एक नाजायज कारण भी मानता हूँ। जायज कारण ये है कि जब चुनाव चल रहा होता है तो किसी को भी ओपिनियन पोल देने का अधिकार नहीं है, और जो भी सर्वेयर हैं उनका स्टेटमेंट ओपिनियन पोल ही माना जाएगा। तो इसीलिए वो नाजायज है अगर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो, क्योंकि आप सर्वे करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, इसलिए आपका बोलना ओपिनियन पोल है। लेकिन हम पत्रकार का बोलना ओपिनियन पोल नहीं है, हम ये विश्लेषण है, क्योंकि हम किसी वैज्ञानिक पद्धति का दावा नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। इसलिए अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसमें ईमानदारी नहीं है। ये दोनों बातें साफ तौर पर दिख रही हैं। इन चीजों को अगर हम समेट करके देखें तो एक बात निश्चित लगती है कि
उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश अगर सी वोटर के देश यशवंत देशमुख के नजर में फंसा हुआ है तो फिर बीजेपी को कोई भी इस चुनाव में बचा नहीं सकता। महाराष्ट्र तो गया ही हाथ से, यूपी भी फंस गया, बिहार में हालत खराब है, फिर वो कौन सी जगह है जहां बीजेपी को ज्यादा सीटें आ सकती है। मैं नरेंद्र मोदी जी के उस बयान को बताना चाहता हूं जो कल ही उन्होंने दिया है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब समझिए 42 सीटें हैं और वहां देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसका मतलब क्या है? आपको 42 सीटें उत्तर प्रदेश में भी नहीं आ रही है, एक मतलब ये निकलता है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि जिन प्रदेशों में मान लीजिए गुजरात में 100% आपको रिजल्ट आया, तो क्या बंगाल में भी 100% रिजल्ट आ रहे हैं? जो कि मुमकिन नहीं है कि 42 में 42 आए। तो हम यही मानेंगे कि आप मान रहे हैं कि 42 की संख्या जो है वो संख्या 42 में जितना आप लाएंगे 100% तो लाएंगे नहीं, 30 लाएंगे, 32 लाएंगे आपके हिसाब से। हालांकि हमारे हिसाब से तो 10 भी नहीं आ रही है या 10 आ रही है, लेकिन अगर 30-32 भी आ रही है बीजेपी के कैलकुलेशन में तो इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। स्वयं प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं 32 अगर नहीं आ रही है, 30 नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको 32 से 34 सीटों का यहाँ भी नुकसान है। तो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के विश्लेषण में और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर जा रही है। एक बात और जो पत्रकारों के संदर्भ में, हालांकि सब तरह के फ्रस्ट्रेशंस की बात हमने की, एक वो छूट रहा था तो मैं जिक्र करना चाहता हूं कि पत्रकार पूछता है कि विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी का आप दुरुपयोग करते हैं, तो प्रश्न भी पूछने वो नहीं देते पूरा। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष कूड़ा भेजता है और कूड़ा लेके तुम चले आते हो हमारे पास में। अरे आपको ये समझना पड़ेगा, मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछे, सरकार से क्या सवाल पूछे, ये आप तय कर लीजिए। आप समझ रहे हैं? पत्रकार क्या सवाल पूछे वो प्रधानमंत्री से अलग हो, अगर विपक्ष का सवाल लेके आता है तो वो कूड़ा है। साथ में वो कहते हैं कि विपक्ष से पूछने की हिम्मत नहीं है पत्रकारों को किसी भी आईटी के बारे में, सीबीआई, ईडी, आईटी के बारे में। अब बताइए, जिस दौर में सरकार के खिलाफ बोलने वाले कम लोग रह गए, जिस दौर में जिसने भी संसद में बोला उनको जेल का रास्ता दिखा दिया गया, संसद की संस्था खत्म कर दी गई, पत्रकारों का जो बुरा हाल है वो हम देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं विपक्ष से पूछने की हिम्मत नहीं है। अरे विपक्ष से ही तो पूछा जाता है। लेकिन ये जो उल्टा उन्होंने कहा, ये भी उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है। ये सारे सिम्टम्स कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब बचने नहीं जा रही है, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, हर तरह से ऐसी खबर आ रही है। इसलिए कोई ईवीएम, कोई कैलकुलेशन, इतना बड़ा जनता को जो इतना बड़ा गुस्सा है, ये 1977 वाला गुस्सा दिखता है, उस हिसाब से ईवीएम भी इस बदलाव को रोक नहीं पाएगी, चाहे जितना 5% करे, 10% करे, 20% करे, क्योंकि बेईमानी करने की भी एक सीमा है। बेईमानी भी उन्हीं इलाकों में की जाती है जहां वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। जब पूरा उत्तर प्रदेश ही कमजोर हो गया तो फिर कुछ जगहों पर आप बेईमानी भी करके क्या कर लेंगे। इसलिए हमें लगता है कि सत्ता से जाना तय है। जी, एक आखिरी सवाल सर, आपको निकलना है, इसके बाद आप निकल जाइए। कितनी सीटों का आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस फिगर के आसपास सिमट जाएगी? और ये मैंने एक पूरा कैलकुलेशन दे रखा है, मैंने ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट को 2.25 लाख लोगों ने देखा। उस ट्वीट के बाद कई लोगों ने मेरे इंटरव्यू भी किए और उसका जो लबोलुआब ये है कि इंडिया गठबंधन को 307 का फिगर मिलता दिख रहा है और बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को, एनडीए को 204 का फिगर मेरे कैलकुलेशन में मिलता दिख रहा है। मैं फिर साफ कर दूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे ओपिनियन पोल के तौर पर नहीं देखा जाए। जी।